हाय एंड वेलकम यू वाचिंग नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं माही आपके साथ। हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जुड़े हैं जिनके बारे में आप तो बखूबी जानते होंगे, लेकिन उनके जीवन से जुड़े एक ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में कहीं ना कहीं आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं लोकेश गर्ग जी। लोकेश गर्ग जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उन्होंने इतनी मेहनत और संघर्षों से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है जो कहीं ना कहीं नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की है, और इनके लिए अगर ये लाइन कही जाए तो कहीं ना कहीं कम नहीं होगी। हजारों उलझने राहों में लेकिन मेहनत करते रहिए जनाब। और जिस तरीके से ये शख्सियत है और उन्होंने लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है वो कहीं ना कहीं हर एक नौजवान के लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने और मोटिवेशन देने का काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है लोकेश जी आपका हमारे शो में। लोकेश जी, जिस तरीके से आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और जिस तरीके से आपने संघर्ष किया है और लाखों लोगों को अपने आप को पीछे छोड़कर आपने लाखों लोगों को बढ़ाने का काम किया है, किस तरीके से ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ मैम, शौक अपना पैशन रहा बचपन से ही गायकी का जी। तो एक इच्छा होती है जब थोड़ा सा बंदे को लगता है कि टैलेंट है जी, तो वो सोचता है कि वो हमारा टैलेंट बाहर निकल के जी जी। तो खुशनसीबी है अपनी, ऊपर वाले ने हाथ पकड़ा और मौका मिला, कंपनीज में हम गए। तो एक्चुअली जब हमने शुरुआती सफर किया था तो बड़े धक्के खाने पड़ते थे जी। तो इतनी आसानी से कुछ भी हासिल नहीं होता, आपको पता ही है, तो बहुत कंपटीशन है आज के जमाने में। तो अब जब आज हम इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हैं, अपने बिजनेस भी हैं अपने काफी सारे, तो अब ये क्या है कि ठीक है अर्निंग्स हैं इधर उधर से, तो हमने एक प्रोडक्शन हाउस खोला, कंपनी खोली, सारा कुछ खोला है। तो ये मेरे मन में हमेशा एक चीज रही कि जो हमने प्रयास, मैंने जो मतलब धक्के खाए हैं या जिस तरीके से हम कंपनियों में घूमते थे कि कोई हमें एक गाना गवा दे, कोई हमें मतलब होता है ना जी बिल्कुल। तो ऐसा लगता था कि शायद मैं ये काम कर पाऊं कि अपने एक कंपनी से, अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को या आर्टिस्ट को मैं कहीं ना कहीं एक जगह दे पाऊं, एक छोटी सी अपनी जो भी एक मेरी, तो वो एक सफल प्रयास रहा है मेरा। और मुझे लगता है कि काफी आर्टिस्ट, देखो हमारा देश कितना बड़ा देश है ना, कितनी आबादी है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना टैलेंट हमारे देश के अंदर होगा। लेकिन टैलेंट तो बहुत है बट प्लेटफॉर्म्स की कमी है। यस। तो अभी अपने तरीके से कर रहे हैं काम, और आगे और भी हम विस्तार करेंगे अपनी कंपनी का जी। और भी हम कोशिश करेंगे कि और बहुत से बहुत ज्यादा से ज्यादा आर्टिस्ट को हम प्लेटफॉर्म दे पाएं। लेकिन सर, जैसे आप एक एक्टर भी हैं, एक सिंगर भी हैं, म्यूजिक कंपोजर भी हैं, आपका प्रोडक्शन हाउस भी है, तो मतलब इतना सब कुछ कैसे आप मैनेज कर लेते हैं और अपने आप को पीछे रख कर युवाओं को आगे बढ़ाना, ये मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? मैंने बताया ना कि जब शुरू से अपने आप को मैंने इस जगह पे रख के देखा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो अब एक कहना चाहिए कि ऊपर वाले की एक कृपा है मेरे ऊपर कि मैं ये काम कर पा रहा हूँ। मैं एक निमित्त हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। पहली बात तो मैं क्या कर, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो निमित्त हूँ। ऊपर वाले ने शायद मेरे को चुना है इस चीज के लिए जी। बिल्कुल। तो ओके सर, जैसे आपने जो प्रोडक्शन हाउस खोला है उसमें अभी तक आपने बहुत लोगों को हेल्प करी और उसमें आगे बढ़ाने का काम किया, तो क्या कुछ लगता है कि वो जो सिंगर्स आते हैं उनको किस प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जो उनको नहीं मिल पाता है, जो भटकते रहते हैं, और उन युवाओं में कौन सी ऐसी चीजों की कमी रह जाती है जो आगे तक नहीं बढ़ पाते हैं, क्या ऐसी चीज रहती है? देखिए, हम ऑडिशंस करते हैं जी, तो हमारी जूरी है, मेंबर्स हैं, वो डिसाइड करती है कि मतलब कौन आर्टिस्ट कैसा है कि किसको हम गायकी का मौका दे सकते हैं। लेकिन गायकी का मौका देना एक बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी दे सकता है। लेकिन हमारा एम ये नहीं है कि हमने जो अच्छे सिंगर्स हैं उनको हमें गायकी का मौका देना है। हम उनमें से उन सिंगर्स को देखते हैं कि जो अभी रमे नहीं है, वो नहीं गा सकते, लेकिन उनके अंदर टैलेंट है, वो फ्यूचर में गा सकते हैं। तो हमारी टीम उनको गाइड करती है पूरी तरीके से कि आप दोबारा 10 डेज बाद फिर आइएगा, क्योंकि आपके अंदर है वो कला है
क्योंकि किसी की कला को मरने नहीं देना है। जी जी। आजकल क्या होता है ना, आप गए इंटरव्यू देने गए कहीं पे या ऑडिशन देने गए और वहां पे आपको अगर सफलता हासिल नहीं हुई है तो मन मर जाता है, लगता है कि हमारे अंदर वो बात नहीं है। तो हमें ये उनका हौसला बनाए रखना है, हमें उनके आर्टिस्ट, उनका जो कला है उनके अंदर जो है उसको मरने नहीं देना। हमें मोटिवेट करना है कि आपके अंदर वो चीज है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद आप कर सकते हो। तो हमारी टीम गाइड करती है। जी। तो सबसे बड़ा काम ये है, और जिनके अंदर है उनको प्लेटफॉर्म देते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन लोकेश जी, जैसे मैंने आपका सुना कुछ गाने हैं, तू ही वजूद, पीते पीते, ऐसे आपने बहुत हिट्स गाने दिए हैं। तो आप इतने बेहतर सिंगर हैं, तो आपको नहीं लगा कि मुझे और ज्यादा गाने गाने चाहिए? आप लोगों के स्ट्रगल को इतना प्रमोट करते हैं, खुद को पीछे रखकर, ऐसा क्यों? मतलब वो कौन सी चीज है ऐसा, या फिर लोगों को बढ़ाने का जज्बा है और खुद को पीछे रखने का, इसके पीछे की क्या कहानी है? मैम, क्वांटिटी मायने नहीं रखती, जी, क्वालिटी मायने रखती है। एग्जैक्टली। मैं जो भी करता हूँ बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गाने मार्केट में देना कोई ऐसा नहीं है समझदारी। आप जो अच्छा, मतलब जो आप दे रहे हो ना वो अच्छा होना चाहिए। जी। आप एक गाना भी देते हो जी, लेकिन वो एक गाना आपका हो सकता है आपके पूरे करियर को बना दे। जी बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बिलीव नहीं करता, मैं क्वालिटी में बिलीव करता हूँ। तो सर, आपने कब सोचा कि आपको इस लाइन में किस्मत आजमाना चाहिए, और फिर ऐसा लगा कि इसमें जाके मैं कुछ मैजिक कर सकता हूँ? और वो जो आपने किया है, सच में आपने इतने प्यारे प्यारे गाने गाए हैं, आपने भक्ति सॉन्ग भी दिए हैं, और जो तू ही वजूद गाना है वो लोगों को बहुत, मैंने अभी जब इंटरव्यू मैं लेने वाली थी उसके पहले मैंने ये गाना सुना, वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको क्या ऐसा मोटिवेशन मिला बचपन से, या फिर किसने आपको मोटिवेट किया इस लाइन में आने के लिए? बिहारी जी की कृपा है। हम लोग बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट मथुरा से। तो ब्रज की कुंज गलियों में पले बड़े हैं। तो मैं क्या करता था जब हम छोटे थे, तो भगवान कृष्ण के गाने सुनते रहते थे। उस समय काफी सिंगर्स हिट हुआ करते थे, तो मेरे को गाने का शौक था, तो मैं गाता रहता था। तो गाते गाते फिर मुझे ऐसा लगा मैं कुछ अपनी लाइनें बनाऊं। बनाते बनाते मैं लिरिसिस्ट बन गया। फिर मुझे लगा अपनी लाइनों को अपनी तर्ज में दूं। मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन गया। वाह। धीरे धीरे भगवान ने और साथ दिया। वहां से दिल्ली शिफ्ट हुए, व्यापार भी अच्छा, माता रानी ने हाथ पकड़ा, चल गया, तो प्रोडक्शन हाउस खोल लिया। धीरे धीरे होता चला गया। देखो ये सब ना नसीब का गेम है, ऊपर वाले की देखो नेक नियति होती है ना, तो ऊपर वाला साथ देता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आपका बॉलीवुड में कोई फेवरेट सिंगर होगा जो आपके दिल के बहुत, मतलब उसके गाने सुन के आपको लगता होगा कि मतलब मजा आ गया सुनने के बाद, कोई ऐसा है? आप मतलब नए में कहना चाहेंगी या पुराने में? मतलब नए का भी बता सकते हैं, पुराने का भी बता सकते हैं। इसमें क्या है कि जो पुराने, मतलब जो ओल्ड सिंगर्स, वो सब एवरग्रीन सिंगर्स हमारे रहे हैं जी, तो मेरे फेवरेट रहे हैं मुकेश जी। मुकेश जी, वाह। जी जी बिल्कुल। और अभी नए में अभी हाल में एक सिंगर हैं, बी पराग हैं, उनके गाने मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। उनका जो टोन है गाने का, उनका जो स्टाइल है, वो मेरे को बड़ा पसंद आया। गाने सिंगर सारे अच्छे हैं। जी जी। देखो मैं तो ये नहीं कहूंगा कोई सिंगर कम अच्छा, ज्यादा अच्छा, सब बढ़िया ही है। तो हम तो खुद सिंगर है, तो हम तो ये मतलब ज्यादा, एक आर्टिस्ट की कदर करता है, और हमें तो ये कहने का हक ही नहीं है कि अच्छा कम अच्छा, बट ये आपने पूछा तो मैंने बता दिया। जी जी बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी निजी जिंदगी के बारे में बात की जाए तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग रही है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? लव लाइफ कैसे और कैसा स्ट्रगल, मतलब किस तरीके का संघर्ष रहा, माता पिता का कितना सपोर्ट रहा, क्या कुछ मतलब ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? निजी जिंदगी मेरी बहुत अच्छी है जी, अच्छी लाइफ है, घर में है, परिवार है, मम्मी है, पापा है, भाई है, वाइफ है, बच्चे हैं सब। ओके। तो मतलब ये है कि परिवार चलता रहे अच्छे से। अच्छा ठीक है। आपने लव मैरिज की या अरेंज मैरिज, कुछ बताना चाहे हमारे दर्शकों को? तो मतलब वो थोड़ा सा पर्दे में ही रहे तो ठीक है। अरे बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, आपकी प्राइवेसी है। और जैसे अभी आपने देखा है कि यहाँ पर बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत ज्यादा चलता है, तो जैसे सिंगिंग करियर में अगर जो इनिशियल एज के बच्चे आते हैं, कहीं ना कहीं अगर वो नेपोटिज्म का शिकार हो जाते हैं और उनके पास टैलेंट भी होता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ कह ही नहीं सकते, कोई हाथ, मतलब कोई इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, खुद को पीछे रखकर। मैं कोशिश कर रहा हूँ जी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश है। और ऐसा नहीं है कि देखो कोई भी चीज निरंतर नहीं चलती। नेपोटिज्म है तो ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म चलता ही रहेगा।
कभी ना कभी लहर आएगी, नए आर्टिस्टों को मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल हम लगे हुए हैं, और ऐसा नहीं है एक लोकेश नहीं है, ऐसे हो सकता है 20-50 लोकेश इस टाइप के आएंगे मार्केट में, यहाँ पर आ चुके होंगे, तो वो नेपोटिज्म को खत्म करेंगे, चिंता ना कीजिए आप। ओके सर, अभी ऐसे आपके आने वाले कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं? अभी हमारा गाना है, अभी हमारा ऑडियो तैयार हो चुका है, वीडियो की हमारी डेट वगैरह सब बुक हो गई है, फाइनल हो गया है हमारा टाइटल है बसकर पगली रुलाएगी क्या। ओके ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बसकर पगली रुलाएगी। ये मुझे लगता है बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक हो सकता है, क्योंकि आज का जो यूथ है ऐसे गानों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। मैं अभी उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता उसकी लाइंस को, क्योंकि टी सीरीज को हम ये गाना दे रहे हैं। अच्छा। तो उसमें जो मॉडल है, जो मेल मॉडल है आरव शर्मा है। ओके। तो अभी 2023 में उन्होंने मिस्टर इंडिया का टीनेजर का खिताब जीता है, और तो काफी मेहनती है, मैंने उनका देखा सारा, वो लड़का बहुत मेहनती है, और मेरे को लगता है कि गाने को उसकी जरूरत है, उसको गाने की जरूरत नहीं है। ओके। तो अभी आपके जो भी सॉन्ग्स हैं कितने लाइंड अप्स हैं, और कितने आपने फ्यूचर में मतलब काफी सारे मतलब हमारे दर्शकों को बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलने वाली है। जी बिल्कुल, भर के। एक्चुअल में क्या है ना, अभी गर्मी थी ना, तो गर्मी में हम लोग क्या करते हैं, गर्मी में हम गाने रिकॉर्ड करते हैं जी, सर्दी में शूटिंग। ओके वाह सर, शूटिंग का दौर स्टार्ट हो जाएगा। गानों का दौर अभी हमने बना के छोड़ दिए, अब शूटिंग स्टार्ट हो जाएंगी, और जनवरी से सब रिलीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके। फिर वो रिलीजिंग का दौर शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आप इतना अच्छा करते हैं, और सच में आने वाले टाइम में जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले हैं वो बिल्कुल धमाल मचाएंगे। सर लेकिन एक सवाल और इससे है कि पेंडेमिक में सबकी हालत खराब थी, कहीं ना कहीं सब लोग परेशान थे और चीजों से, कि कैसे सर्वाइव किया जाए, कैसे अपने टैलेंट को निखारा जाए। तो आपने उस दौरान कोरोना की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। कैसे आपने मैनेज किया उस टाइम पे? क्या प्लेटफॉर्म पे आए, मतलब यूट्यूब पे लोग आ रहे थे धीरे धीरे? मैंने मैनेज ऐसे किया जी, मेरे को सेकंड वेव में मेरे को कोरोना हो गया था जी, तो मेरा मैनेज ये था कि मैं 17 दिन क्वारंटाइन था, 17 डेज आराम से मस्ती की मैंने। 17 दिन मेरे को पहली बार ऐसा मौका मिला कि 17 डेज के लिए मेरे को आराम मिला लाइफ में, तो मेरे लिए तो वो कोरोना अच्छा रहा। अच्छा, तो मतलब फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया आपने, मजे किए। इतनी व्यस्त लाइफ में व्यापार भी देखना, संगीत भी देखना, घर देखना, परिवार देखना, दोस्त देखने, ये देखना वो देखना, 17 दिन सिर्फ अपने बच्चों के साथ परिवार के साथ रहे ना, तो ठीक है। बट ऐसा तो नहीं कह सकते, ये तो मजाक की बात है। वो कोरोना अच्छा रहा, बहुत लोगों की जान गई, बहुत लोगों का नुकसान हुआ, व्यापारिक नुकसान हुआ, बहुत बुरा हुआ है। खैर देखो, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये किसी के हाथ में नहीं है, और ये आती रहती है, हर 100 साल में आती है जी। तो ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। जब भी हमारे धरती पे पाप बढ़ते हैं, पाप तो हो ही रहे हैं ना, हम प्रकृति का विनाश कर रहे हैं ना, पेड़ काट रहे हैं, ये काट रहे हैं, जल को दूषित कर रहे हैं, गंगा मैया को दूषित कर रहे हैं, सारे पाप ही तो कर रहे हैं जी बिल्कुल। जब पाप करेंगे तो फिर प्रकृति भी बदला लेती है जी बिल्कुल। तो प्रकृति को दोष नहीं दे सकते, इसमें पापी इंसान है। जी बिल्कुल, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोकेश जी शेयर की हमारे दर्शकों को, लेकिन अगर जिस तरीके से आपने पूरी जर्नी बताई है, इसमें अगर आप उसको एक वर्ड में पूरा समाहित करना चाहें, जैसे होता है ना कि मैजिकल वर्ड्स होंगे आपकी लाइफ के, तो वो कौन सा वर्ड होगा जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुंचे हैं, और वो कौन सी मतलब सक्सेस की होती है ना, वो कौन सी हो सकती है? एक ही वर्ड है मेरे पास, तो प्रभु कृपा। ओके, इससे बड़ा कोई वर्ड हो ही नहीं सकता। प्रभु कृपा के बिना कुछ नहीं है, पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो लोकेश जी, जैसे आपने इतना कुछ किया अपनी लाइफ में, तो क्या हमारे यूथ को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, जिससे हमारे जो यूथ हैं आप मतलब अपनी मेहनत के लिए किस तरीके से अट्रैक्ट हो, किस तरीके से मोटिवेशन ले, वो आप उसके बारे में कुछ 2 लाइनें उनको मोटिवेट करने के लिए? बिल्कुल जी बिल्कुल। आपने जो सवाल किया है उसका जवाब देना भी मेरे लिए बहुत जरूरी बन जाता है। एक्चुअली क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो मैं तो अब जो नए आर्टिस्ट हैं जो कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग जी जान से मेहनत करें। बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा नेपोटिज्म भी है, आप समझ रहे हो कि इतना आसान नहीं है उस किले में भेद करना जी, ठीक है, उस किले में घुसना आपके लिए इतना आसान भी नहीं है। और दूसरा कंपटीशन बहुत है, प्रतिभाएं हमारे यहाँ काफी हैं पूरे देश के अंदर, तो इतना आसान, तो इसके लिए एक चीज है कि बस अपने पे भरोसा रखें जी, कॉन्फिडेंस, नेगेटिव एनर्जी को निकाल के फेंक दें, पॉजिटिविटी लाएं जी।
तो नेगेटिव एनर्जी सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधक है, रुकावट है। तो नेगेटिविटी ना सोचें, ये इसने अच्छा गाता है, वो इतना अच्छा गाता है, मैं नहीं गा सकता, क्या इसके पास तो इतने सारे संसाधन है, मेरे पास कुछ नहीं है, इसके पास तो पैसा ये कर सकता है, मेरे पास नहीं है। तो ये नेगेटिविटी दूर कर दें, क्योंकि पैसे से कुछ नहीं होता। जब माँ सरस्वती आपके सर पे हाथ रखेगी, आप तरक्की करोगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा कर आपसे पूछे कि बता बंदे तेरी रज़ा क्या है। तो बस। तो सर इसमें एक छोटी सी चीज और जोड़ना चाहूंगी कि जो यूथ है स्ट्रगलिंग के लिए आते हैं और उनको फील्ड में पता नहीं होता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करें और इस मोटिवेशन के साथ कैसे आगे बढ़े? देखिए, मोटिवेशन की तो बात करूं तो उनको मोदी जी को सुनना चाहिए। अच्छा, आप मोदी जी के फैन लगते हैं? देखो, ऐसा नहीं है। हाँ। वो उनके अंदर खासियत है, काबिलियत है। जी। कोई किसी का फैन जब बनता है जब किसी के अंदर कुछ खास बात होती है। हम कहते हैं राजेश खन्ना के फैन है जी। जैसे मैं पर्सनली मैं राजेश खन्ना साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनकी सारी मूवीज देखता था जी। तो इसलिए नहीं कोई राजेश खन्ना साहब की कोई बहुत ज्यादा कोई शकल सूरत बहुत अच्छी रही होगी, ऐसा तो नहीं है, सब आम आदमी है, लेकिन एक्टिंग है ना, उनके पास एक कला थी। तो कला में वो मादकता थी जो मोह लेती थी इंसान को। तो मोदी जी के अंदर वो कला है जी। मोदी जी के अंदर उनके, मैं तो कहना चाहिए कि वो आइडल हैं हमारे, मतलब वो कितना सिखाते हैं हमको सुबह से लेकर शाम तक। उनके अगर आप आधा घंटा 5 मिनट भी सुन लेना तो जिंदगी सफल हो जाए। जी बिल्कुल। तो मतलब आपने मोदी जी का एक एग्जांपल दिया कि आने वाले जो यूथ हैं जिस तरीके से वो 18 घंटे काम करते हैं उनसे सीखना चाहिए। 18 घंटे काम करते हैं, उनकी एज देखिए 72, 73 की एज में जब वो 18 घंटे काम कर सकते हैं, तो हमारे यूथ तो कुल 18 ईयर के हैं। ठीक है, आप सोचो ना उनको कितना काम करना चाहिए। तो मोदी जी से बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता। तो मैं अपना पर्सनली कहता हूँ कि मैं तो मोदी जी को फॉलो करता हूँ। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन, आपने यूथ की बात की, तो यहाँ पे मैंने देखा है कि काफी एज के लोग एक पैशन उनको लगता है कि उन्होंने छोड़ दिया है पीछे, तो वो एक एज आने के बाद 50-60 के बाद स्टार्ट करना चाहते हैं म्यूजिक। तो क्या उनके लिए इतना ईजी रहता है फैमिली को मतलब समझा के और इस फील्ड में आना? और फिर से 60 की एज में जो आते हैं ना जी, तो वो कोई करियर बनाने नहीं आते जी, वो अपना शौक जो रह गया था अधूरा उसको पूरा करने आते हैं जी। लोग कहते हैं कि प्यार जो है वो 20 साल की उम्र में होता है, 25 साल 30 साल की नहीं। असलियत ये है, थोड़ा मजाक की बात जी जी बिल्कुल जी, असली प्यार होता ही 50 साल के बाद जी। ओके, तो उससे पहले तो सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है। हाँ, तो ये मान लिया जाए कि बिल्कुल होता है ना 50 साल के बाद आप फिर से जवान हो जाते हैं। पति पत्नी जो होते हैं जी, उनमें प्यार ही 50 साल के बाद बनता है। जी जी, मुझे तो ऐसा लगता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ऐसे प्यार बनता है। ओके, तो ऐसी जो पैशन है ना वो अधूरा जो रह जाता है ना, तो उनको लगता है कि इसे पूरा करना चाहिए। जी बिल्कुल। यहाँ पर आपने ये बताया कि 50-60 के बाद वो लोग कहीं ना कहीं अपना पैशन फॉलो करने के लिए आते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है जो ये 30-35 के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं कि उनको किस फील्ड में जाना चाहिए, इसमें जाएंगे तो कैरियर आगे बढ़ेगा कि नहीं, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, तमाम इस तरीके के शिक्षा प्रणाली का खोट है जी। मैं तो ये कहना चाहूंगा ओके, हमारे देश की शिक्षा प्रणाली की कमी है, त्रुटि कह सकते हैं, इसे एरर कह सकते हैं जी। यहाँ पे क्या है ना, शुरू से बच्चों के दिमाग में डाल दिया जाता है तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को इंजीनियर बनना है, मतलब इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है क्या? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये वो। अरे यार देखो ना बच्चा क्या कर रहा है, आप देखो उसकी एक्टिविटी देखो ना, बच्चा पेंटिंग कर रहा है, तो आप ये सोचो ना हम अपने बच्चे को पेंटर बनाएंगे जी। बच्चे का मेकअप में इंटरेस्ट है तो सोचो ना हम बच्चे को बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनाएंगे जी। बिल्कुल, तो हम परखते ही नहीं है, हमारा एक ही रहता है। एक्चुअली इंडियन सोसाइटी में सर देखते हैं कि अगर लड़की हुई तो उसको किचन का किट लेके दे देते हैं, और फिर बॉयज हुआ तो गन दे देंगे। तो सबसे बड़ी बात तो मतलब खुद माँ पता है क्या कहती है, बर्तन मांजना सीख ले, सफाई करना सीख ले, पराठे बनाने सीख ले, बेटा जब तू जाएगी अपने ससुराल तो वहां से हमें शिकायत नहीं चाहिए जी, ये तेरे बच्चों पे तो काम करना नहीं आता ये। तो अब ऐसी मेंटेलिटी अब बच्चों को आप शुरू से दोगे तो किसकी गलती है? तो हमारी मतलब गार्जियंस की भी गलती है और कुछ शिक्षा प्रणाली की भी गलती है कि वहाँ पे भी स्कूल के अंदर भी इस चीज को नहीं देखा जाता, स्कूल कॉलेज में, कि बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है और उसको क्या हम लाइन दें। सिर्फ एक ही चीज है, कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो, आर्ट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, एक कोई 3-4 चीजों में अटक के रह गया मामला। जी गलत है जी बिल्कुल। अब ऐसे में लोकेश जी आपने तमाम जानकारी दी और इतना हमारे दर्शकों को और युवाओं को मोटिवेट किया। सच में ये कहीं ना कहीं जो वीडियो है बहुत इम्पैक्टफुल जाने वाली है और मुझे लगता है कि आप
आप फिर से हमारे शो में आइए और इस तरीके की जो नॉलेजफुल बात है वो हमारी युवाओं को फिर से देते हुए नजर आई, क्योंकि आप देखिए आपने जितनी बातें बताई कि युवाओं को किस तरीके से नेपोटिज्म का शिकार होना पड़ता है, किस तरीके से उनको आगे मेहनत करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। तो इससे एक प्यारा सा मैसेज और छोटा सा लास्ट मैसेज जिससे हम बाइंड अप करते नजर आए, और आपको क्या कुछ कहना है आप इस पे हमें जरूर बताइए कुछ। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो, ऊपर वाले की उंगली पकड़ के चलो। और सबसे बड़ी बात है कि मैं सबसे एक बात और कहना चाहूंगा थोड़ा लीक से हटके कि अपनी माँ से बहुत प्यार करो। सब जो अपने घर में माँ है जी, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहो, क्योंकि जो माँ आशीष देती है ना, तो माँ के आशीष में पूरे भगवान का सार है जी। बिल्कुल। तो बस अपनी माँ के जो भी संस्कार आपकी माँ आपको देती है उन पे चलो, वो अच्छे संस्कार आपको देती है जी। बहुत उम्दा बात कही आपने जी। बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसी में सारा संसार समाहित है जी। अपने आप प्रभु कृपा हो जाएगी। और सब देखो, एक बात आप भी जानती है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले ना कभी मिला है ना कभी मिलेगा जी। बिल्कुल। तो सब जो होना है वो होके रहेगा जी। तो हम तो प्रयास कर सकते हैं और सभी को प्रयास करना चाहिए और करना ही चाहिए। जब किसी चीज का आपको अगर शौक है, पैशन है और उसको आप करियर बनाना चाहते हैं तो उसमें मेहनत करनी चाहिए और पर जी जान से मेहनत करनी है। आपको जुनून के साथ मेहनत करनी है, आधा अधूरा काम नहीं करना है कि आप यहाँ भी पैर रख रहे हो, यहाँ भी पैर रख रहे हो, यहाँ भी पैर रख रहे हो। तो आप एक टारगेट चुनो। तो मैं तो यूथ से यही कहना चाहूंगा कि एक टारगेट रखो कि हमें करना क्या है और उस टारगेट पे फिर चलो, तो जुनून के साथ चलो तो सफलता हमेशा मिलेगी जी। बिल्कुल जी। बहुत सारी ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं युवाओं को सीखनी चाहिए लोकेश जी से, किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। लोकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे आप हमारे प्रोग्राम में अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आपने भी बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं जी, मुझे जवाब देने में भी बहुत अच्छा लगा जी। थैंक यू। और सर, हम दर्शकों आप देखिए किस तरीके से लोकेश जी ने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है और यही तर्ज पर आपको भी चलने की जरूरत है। और इन्हीं तमाम वीडियो को देखने के लिए और इनके अच्छे अच्छे गाने सुनने के लिए, अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उसको सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और ऐसे स्पेशल इंटरव्यूज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर। धन्यवाद।